सबसे फर्स्ट है नॉन रिकरिंग आइटम्स। अभी नॉन रिकरिंग आइटम्स मतलब क्या? ऐसा लाइन आइटम जो हर साल नहीं आने वाला है। मतलब नॉन रिकरिंग मतलब मेरा कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। सिंपल इसमें ऐसे समझना है, नॉन रिकरिंग मतलब मेरे कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। समझ में आया? इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मेजरमेंट डेट एंड फेज आउट पीरियड बताया था। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ जहाँ पे कैलकुलेटर भी बेच रहा हूँ और वाटर बॉटल्स भी बेच रहा हूँ, तो मुझे अभी आगे जाके कैलकुलेटर बिजनेस में ही आगे बढ़ाना है, मेरे को वाटर बॉटल बिजनेस नहीं करना है। तो क्या होएगा, वो वाला तुरंत के तुरंत बंद तो नहीं कर सकता हूँ ना। क्यों, क्या प्रॉब्लम होएगा? क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट्री डाला रहेगा मैंने, बहुत सारी यूनिट्स इन्वेंट्री में ऑलरेडी पड़े हुए रहेंगे, है कि नहीं। तो मेजरमेंट डेट वो डेट है जहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को वाटर बॉटल बिजनेस नहीं करना। समझ में आया? बट उसको एक्चुअली निकालने के लिए, मेरा पूरा इन्वेंट्री बेचने के लिए एंड फिर फैक्ट्री में जितना भी मशीन्स है वो भी मेरे को बेचने के लिए कम से कम मेरे को 1.5 ईयर्स लगेगा। तो वो टाइम तक मेरे को फिर भी लॉस प्रॉफिट होएगा। तो ये जो फेस आउट पीरियड में इनकम आता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये कहाँ पे जाएगा? अलग सा रहेगा। इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया था ना, इनकम स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, सेल्स, कॉग्स, फिर बाद में जीपी, फिर मेरा ओपेक्स, फिर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स एंड नेट इनकम। ये नेट इनकम कौन सा था? नेट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बराबर। उसके बाद एक और आता है नेट इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये वही लाइन आइटम है, समझ में आ रहा है? तो जो फेज आउट पीरियड में हो रहा है उसमें जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेते थे, यही किया था। तो वही पॉइंट उन लोग ने वापस यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है जो हमने ऑलरेडी पहले कवर किया था। तो ये हम लोग का फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में एनालिटिकल इंप्लीकेशंस दिया हुआ है। एनालिटिकल इंप्लीकेशंस मतलब ऐसे क्यों किया है, ये भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्यों ऐसे किया है, अलग अलग क्यों किया है, क्या रीजन है? एज एन एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर आपको ये नंबर से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये होने नहीं वाला। तो एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट आप लोग को ज्यादा किससे कंसर्न है, फ्यूचर के बारे में। बट ये जो नंबर है वो अभी आने वाला है, ये एक ही साल आने वाला है, आगे जाके आने वाला है क्या? नहीं। तो एज एन एनालिस्ट आपको चाहिए कि सिर्फ वो जो बिजनेस है वाटर बॉटल का, उसका सिर्फ एक लाइन में नेट इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आए बस हो जाएगा, क्योंकि एज एन एनालिस्ट मेरे को वो आगे आने ही नहीं वाला है। तो मेरे को बस एक लाइन है, उससे काम चल जाएगा। बट ये जो मेरा मेन बिजनेस है वो मेरे को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? तो अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ था उसमें क्या था, नेट इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अभी हम लोग कैलकुलेटर का बिजनेस कौन सा है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस। अभी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड में भी 2 चीजें होती है। देखो ऐसे समझो, टोटल अपना बिजनेस है ये, अपने बिजनेस में सपोज एक है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, एक है अपना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। हमारे एग्जाम्पल में क्या था कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में, कैलकुलेटर बिजनेस, एंड डिसकंटिन्यूड में क्या था, बॉटल वाला। तो इससे जो आता है ना डिसकंटिन्यूड, वो ये वाला है। उसके बाद कैलकुलेटर के अंदर भी 2 चीजें आती है, एक आएगा कोर, एक आएगा नॉन कोर। अभी कोर का एग्जाम्पल क्या है कि मैं मेरा कैलकुलेटर बेच के मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। नॉन कोर क्या होएगा, वन टाइम। सपोज मैं कैलकुलेटर का एक मशीन बेच दिया, कैलकुलेटर नहीं बेचा, एक मशीन बेचा, वो मेरा मेन बिजनेस है क्या? नहीं, वो हो गया मेरा नॉन कोर। तो यहाँ पे जो नॉन रिकरिंग आइटम है ना, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला दिया है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल वो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं नॉन कोर के पार्ट का। ऐसा है वो, समझ में आया? तो जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें क्या दिया है, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट लाइन आइटम। अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट मतलब या तो अनयूजुअल है या तो कभी कभी आता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट जो हम लोग कैलकुलेटर बेच रहे हैं, हमारा मेन बिजनेस क्या है, कैलकुलेटर्स बेचना। वो बनाने के लिए हम लोग को मशीन लगेगा। सपोज 10 मशीन है, उसमें से एक मशीन मैं बेच रहा हूँ, वो हर साल बेचूंगा क्या मशीन? नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट लाइन आइटम। वो कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज, इनकम फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज करके आएगा। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट है गेन्स और लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया, कैलकुलेटर का बिजनेस में से एक मशीन बेच दिया मैंने, गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीन या गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड भी हो सकता है। मैंने लैंड खरीदा हुआ है, एक लैंड मैंने बेच दिया क्योंकि मैंने ज़्यादा लैंड खरीदा रहेगा, या जो भी हो सकता है कि नहीं।
तो वो फर्स्ट लाइन आइटम है। सेकेंड लाइन आइटम क्या है? ओके, इम्पेयरमेंट्स, राइट ऑफ्स, राइट डाउन्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। अब ये चारों लाइन आइटम है ना, थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये चारों लाइन आइटम भी हर साल नहीं आने वाला, ये चारों लाइन आइटम भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है या तो इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? कभी भी याद रखना, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब तुम लोग का कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी ऐसे समझते हैं कि मेरे को अभी डेट रेस करने का है, मेरे कंपनी में इक्विटी था पहले, अभी मेरे को डेट रेस करने का है। हर साल डेट रेस करते जाता हूँ, क्या ज़रूरी है? क्या नहीं, कभी कभी होता है डेट रेस, है कि नहीं? तो मैंने अभी डेट रेस किया, मेरे को अगर सपोज 200-300 करोड़ रेस करने का है, तो उससे क्या हो जाएगा? मेरा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होएगा। ऐसे समझते हैं, सबसे पहले मैंने 100 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? 100 करोड़ इक्विटी एंड 0 डेट, मतलब पूरा का पूरा 100% इक्विटी है, बराबर। अभी मैं डिसाइड करता हूँ नहीं यार, मेरे को 100 करोड़ इक्विटी चाहिए एंड 100 करोड़ का डेट चाहिए। अभी मेरा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? 50% इक्विटी एंड 50% डेट। इतना समझ में आ रहा है? अभी डेट क्या मैं खुद जाके रेस करूंगा क्या? नहीं। अगर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ है, तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने लिए करके देता है, मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर ये करके देगा। अभी उसके रिलेटेड बहुत सारे लीगल खर्चे ये सब लगते हैं ना, तो उसके रिलेटेड जो कॉस्टिंग है ना, उसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, कि मैं मेरा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग लगता है। ऐसा समझ में आया क्या? अभी मैं अगर कंपनी का आईपीओ कर रहा हूँ, आईपीओ क्या हमेशा होता रहता है क्या? नहीं, वन ऑफ, एक बार होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है कि नहीं? तो अभी सपोज डीमार्ट को रेस करने का है, डीमार्ट ने आईपीओ किया था, राधा किशन जी खुद जाके करेंगे क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर आएंगे, वो लोग करके देंगे उनके लिए, बराबर। तो कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ ना, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। रीस्ट्रक्चरिंग, आपका जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है, उसके रिलेटेड जो वन टाइम कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आया क्यों ये अनयूजुअल में आता है? क्योंकि हर साल नहीं होने वाला। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझ में आया? उसके अंदर भी नुआंसेस होता है, बट वो अभी ज़रूरत नहीं है, बट इतना क्लियर है रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद ना 3 लाइन आइटम्स है, इम्पेयरमेंट, राइट ऑफ्स एंड राइट डाउन, ठीक है। अभी एक एक का मतलब समझाता हूँ मैं। अभी सपोज हम लोग इन्वेंट्री है हमारे पास, इन्वेंट्री मतलब हमारे लिए बिजनेस में इन्वेंट्री क्या है? कैलकुलेटर, है कि नहीं? तो कैलकुलेटर बेचना है मेरे को। अभी सपोज करते हैं कि मेरे को लगा कैलकुलेटर बनाने में 100 रुपया, अज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा जो इन्वेंट्री में कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करता हूँ मैं हमेशा, जब भी मैं इन्वेंट्री कितने का है, मेरा एक कैलकुलेटर कितने का है? 100 रुपया, मुझे 100 रुपया लगा ना बनाने को, जब मैं बेचूंगा तभी 180-200 रुपये में बेचूंगा, बट मैंने कितने में खरीदा है? 100, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100। अच्छा, अभी है ना एक कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में जो मेरे जैसा ही बना रहा है कैलकुलेटर, और वो बना रहा है 80 रुपये में, ठीक है। या सपोज ऐसे करते वो 90 रुपीज़ में बेच रहा है, ऐसे अज्यूम करते। मैंने कितने में खरीदा, मतलब मेरे को कितना लगा बनाने में? 100 रुपया, वो बंदा 90 में बेच रहा है, कॉम्पिटिटर सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम। यहाँ पे ये अजम्पशन है कि सब कुछ सेम क्वालिटी का होगा, वो 90 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपीज़ में। अभी क्या मैं मेरा प्रोडक्ट 100 के ऊपर बेच पाऊंगा क्या? नहीं ना, मेरे को कॉस्टिंग ही लगा 100 रुपया, वो बंदा 90 में बेच रहा है, तो मेरे को भी मेरा बेस्ट एस्टिमेट क्या है बेचने का? 90 ना। 100 में भी कैसे बिकेगा? बाजू वाला अपना कॉम्पिटिटर बेच रहा है ना 90 में, तो मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा? 90 में बेचना पड़ेगा। यानी कि मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना ये, मैं 100 रुपया मुझे लगा बनाने के लिए, लेकिन 90 में बेच रहा हूँ, मतलब 10 रुपये का शॉर्ट नुकसान है आपका। तो है ना, हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हमको लगा 100 रुपया बनाने में, लेकिन हम बेच रहे कितने में? 90 में, क्योंकि अपना कंप्यूटर 90 में बेच रहा है, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ सेम, ये अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं तो ज़रूरत नहीं, अगर मेरा बहुत प्रीमियम है तो मैं क्यों राइट डाउन करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपया मेरे को लगाना बनाने के लिए, तो मेरा बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? मेरा इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री कितने का आया? 100 रुपया ना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, बट मेरा बेस्ट एस्टिमेट क्या है कि मैं 100 रुपये में बेच 90 रुपीज़ में ही बेच पाऊंगा, यानी कि 10 रुपये का घाटा हो गया ना। एक तो बेचा नहीं अभी भी, बट पहले ही 10 रुपीज़ का लॉस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट डाउन करते इसको, कितने से? 10 से राइट डाउन करके 90 पे लेके आएंगे। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? राइट डाउन और इम्पेयरमेंट को है ना फाइनेंस में बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं।
वापस बोल रहा हूँ, राइट डाउन और इम्पेयरमेंट को बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं फाइनेंस में। पर आपको समझना है, राइट डाउन नॉर्मली हम लोग इन्वेंट्री के लिए बोलते हैं कि ये इन्वेंट्री राइट डाउन हुआ। समझ में आया क्या क्यों? ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है फिर? इन्वेंट्री में क्या हुआ, कोई कॉम्पिटिटर ने अपने सस्ते में बना दिया तो अभी अपने को झक मारा के सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो अपन को राइट डाउन करना पड़ रहा है, अपना जो वैल्यू है उसको अपन ने राइट डाउन किया। इम्पेयरमेंट मतलब क्या? इम्पेयरमेंट मतलब खराब हो जाना। ये कराया था लास्ट टाइम। इम्पेयरमेंट क्या होता है? खराब हो जाना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? अभी कार बोलते हैं, कार का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर आपने मेंटेन किया ही नहीं कार को तो क्या हो जाएगा? आपने सर्विसिंग किया नहीं, कुछ नहीं किया बराबर, तो शायद 6 साल में गया, उसके बाद आपको बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा इंजन विंजन का कुछ। उससे अच्छा वो मैकेनिक बोलेगा भाई उससे अच्छा है बेच दो और नया ले लो, है कि नहीं? यानी कि 10 ईयर्स उसका यूजफुल लाइफ था, लेकिन आपके नेग्लिजेंस के वजह से क्या हो गया? सिर्फ 6 साल ही अभी चल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट, खराब हो जाना। समझ में आया क्या? तो सपोज यही मशीन में लगाओ, आपने एक फैक्ट्री में मशीनरी खरीदा है 1 करोड़ का, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो करते जाओगे उसको। सपोज आप 1 करोड़ का मशीन लेते हो, आपको 10 ईयर्स तक यूजफुल लाइफ है उसका, तो हर साल आपको कितना डेप्रिशिएट करना पड़ेगा? 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके। बट यहाँ पे आपने अजम्पशन क्या रखा था कि 10 साल चलेगा, बट क्या हो गया? अचानक 6 साल ही चलने वाला है, क्योंकि आपने सर्विसिंग की नहीं उसका बराबर। तो क्या करना पड़ेगा ना, जो मेरा बुक का वैल्यू है, सपोज मैंने बैलेंस शीट में PPND रखा हुआ है जो है 80 लाख का मेरे बुक्स में, तो कितना साल चलना चाहिए ये? और 8 साल ना। बट मुझे लग रहा है नहीं यार 8 साल नहीं चलेगा, सिर्फ 6 ही साल चलेगा, तो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 20 लाख से कम करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट। समझ में आया क्या? सॉर्ट ऑफ राइट डाउन जैसा ही है, बट राइट डाउन हम लोग नॉर्मली इन्वेंट्री के लिए बोलते हैं, इम्पेयरमेंट मतलब खराब होना। राइट डाउन मतलब नॉर्मली कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपन देखते हैं। ये क्लियर है? इसका मतलब अब ये इम्पेयरमेंट होते रहता है क्या कंपनी में? नहीं ना, कभी कभी होता है। अब ये इम्पेयरमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट का ही होता है क्या? नहीं, इम्पेयरमेंट किसी का भी हो सकता है। लैंड, आपने लैंड खरीदा, एग्रीकल्चरल लैंड, बाद में आपको समझा कि एग्रीकल्चर करने के लिए बना ही नहीं है बराबर, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आपने तो 1 करोड़ डाल दिया, तो हो गया ना, वाट लग गया ना, तो इम्पेयरमेंट उसको भी बोलते हैं। तो लैंड का इम्पेयरमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इम्पेयरमेंट हो सकता है, फिर इंटेंजिबल्स का भी इम्पेयरमेंट हो सकता है। इंटेंजिबल्स क्या है? इंटेंजिबल में सपोज पेटेंट, कंपनी पेटेंट खरीदता है क्योंकि उसके पास सोल लाइसेंस रहेगा वो करने का, कोई और बेच नहीं सकता वो टेक्नोलॉजी वैसा। बट किसी ने केस कर दिया वो पेटेंट पे और वो जीत गए, तो अभी वो पेटेंट निकल गया ना, उसकी वजह से मेरा प्राइसिंग पावर ही नहीं रहेगा मेरे पास। अगर एक प्रोडक्ट में 10,000 में बेचता था, नॉर्मली ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है कि मेरे पास पेटेंट होता है वो ड्रग बेचने का, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी का पैसा मैंने डाला रहता है स्टार्टिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 6-7 ईयर्स का पेटेंट मिलता है। अभी अगर वो पेटेंट ही नहीं अपने पास तो लग गए ना, मैं रिकूप कैसे करूँगा जितना मैंने रिसर्च में डाला था, तो उसका भी इम्पेयरमेंट होता है। और इम्पेयरमेंट गुडविल का भी होता है। अब ये गुडविल का इम्पेयरमेंट कैसे होता है, क्या होता है, सब हम लोग लॉन्ग लिव्ड एसेट्स में करेंगे डिटेल में आगे वाले सब चैप्टर में, बट इतना समझ में आया, राइट डाउन और इम्पेयरमेंट। फिर एक और लाइन आइटम क्या दिया है? राइट ऑफ। राइट ऑफ करना मतलब बुक से उड़ा देना, राइट ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट से उड़ा देना। फॉर एग्जाम्पल अभी है ना, मेरे को डेटर है जो 10 लाख रुपया देने वाला है, एक ही क्लाइंट है मेरा, एक्चुअली पूरा बिजनेस कैश में चलता है, सपोज तुरंत पैसे आ जाता है, बट एक क्लाइंट है जो मुझे बोला 10 लाख, एक ही क्लाइंट है 10 लाख बाद में देने वाला है। फिर क्या हो गया, वो भाग गया, कंट्री छोड़ के भाग गया, तो अभी अपने को चांस है क्या मिलने का? नहीं। तो अपने को क्या करना, अभी ये पूरा का पूरा डेटर गया ना मेरा, तो अभी ये बैलेंस शीट में रख के कुछ मतलब है क्या? 10 लाख आने ही नहीं वाली है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सीधा बुक से और लॉस बुक कर देंगे। उसका दूसरा एंट्री क्या होगा, लॉस बुक करना। तो क्या हो गया, अभी मेरे बुक्स में अभी डेटर रहेगा क्या 10 लाख? नहीं, 0। तो मैंने क्या किया, मेरे बुक से उसको हटाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ करना। समझ में आ रहा है? ये गया भाई पैसा अपना, राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है क्या? ये चारों का लाइन आइटम का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है, समझा? इम्पेयरमेंट, राइट ऑफ, राइट डाउन एंड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। बट ये चारों लाइन आइटम कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, तो इसके लिए ये नॉन कोर का पार्ट आएगा। नॉन कोर मतलब यहाँ पे, ऐसा क्लियर है क्या? ये चारों का, और ऊपर तो देखा ही था गेन्स और लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ PPND। किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ूँ? ओके। उसके बाद
वो देखो दिया हुआ है, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में डाल रहा हूं ना मैं, बट उसमें कहां पे आता है, नॉन कोर में आता है, ऐसा है वो एक्चुअल में। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे उन्होंने वही दिया, एनालिटिकल इम्प्लीकेशन। एनालिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, अभी सपोज एक वन ऑफ आ गया, मतलब आपका कैलकुलेटर का बिजनेस है, आपने एक मशीन बेच दिया, ठीक है, 10 मशीन खरीदा था, एक मशीन आपने बेच दिया, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या एज एन इन्वेस्टर मेरे को वो प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि हर साल आने ही नहीं वाला है। मेरा मेन बिजनेस क्या है भाई, कैलकुलेटर बेचना, ना कि कैलकुलेटर का मशीन बेचना। तो वो मशीन तो मैंने एक बार बेच दिया तो उससे प्रॉफिट या लॉस होता है, बट वो हर साल नहीं आने वाला है। तो नॉर्मली है ना, मैं कभी भी वो फोरकास्ट नहीं कर सकता एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर। मैं वो लाइन आइटम कभी फोरकास्ट नहीं कर सकता। आप कैसे बोल सकते हो 2 साल बाद ना ये लोग एक और मशीन बेचेंगे और 20,000 रुपया प्रॉफिट, ऐसा बोल ही नहीं सकते ना तुम लोग। तो कोई सेंस बनता है इसको फोरकास्ट करने का? नहीं। तो वही पॉइंट दिया है उन लोग ने, समझ आ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट एक दिया है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना, छोटे चीजें होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत बड़ा चीज होता है, ये आपको सबसे पहले समझना है। अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या? एस्टिमेट मतलब क्या? एक अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मली एस्टिमेट्स, अप्रोक्सीमेशन एक कंपनी में कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट करता है। समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल ले अकाउंटिंग एस्टिमेट का। तो सपोज करते हैं तुमने एक पीपीएनडी खरीदा, ठीक है, 10 लाख का तुमने पीपीएनडी खरीदा। तुम लोग को लग रहा है ये 5 साल चलने वाला है, तुम लोग को मतलब मैनेजमेंट को लग रहा है। तो मैनेजमेंट बोलता है इसका यूजफुल लाइफ कितना है? 5 इयर्स। अभी हर साल तुम लोग डेप्रिसिएशन कितना करोगे? 2 लाख। तुमने फर्स्ट ईयर 2 लाख किया, सेकेंड ईयर भी 2 लाख किया, तो फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर भी 2 लाख, मतलब टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 4 लाख। मतलब तुम लोग का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? पहले पीपीएनडी था तुम लोग का 10 लाख और अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हो गया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4 लाख। तो कितना है वैल्यू उसका? 6 लाख। अभी और 3 साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख। बट अभी ना 2 साल हो गया, मतलब तुम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे खरीदा 10 लाख में, फिर फर्स्ट ईयर हुआ और सेकेंड ईयर हुआ, आपने 2 लाख करके किया। थर्ड ईयर में आपको लगता है कि यार अभी कितना अपना साल बाकी है? 3 ही ना, लेकिन आपको लग रहा है यार मशीन तो मैंने एकदम सही मेंटेन किया है, ये 3 नहीं आराम से और 6 साल चल जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले तुम लोग ने क्या बोला था यहाँ पे टाइम 0 पे, क्या बोला कि ये 5 साल चलेगा, फिर 2 साल तुमने चलाया, तुमने 2 लाख करके ले लिया, फिर अभी तुम लोग 0.3 पे हो, यहाँ पे हो, बट यहाँ पे तुम लोग बोलते हो अरे यार अपना तो 2 ही साल यूज़ किया, अभी और 3 साल यूज़ करना है। बट जितना उसका देख के आपको लग रहा है ईजिली 6 साल और चल जाएगा, इतना सही मेंटेन किया है हमने, जितना नॉर्मल नॉर्म्स है उससे बहुत सही मेंटेन किया है हमने, तो एक्चुअली 3 नहीं अभी और 6 साल चलेगा। ऐसा समझा क्या? तो यहाँ पे अभी आपने क्या किया, आपका यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज किया ना। पहले आपने बोला 5 इयर्स चलेगा, फिर 2 साल हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो और 6 साल चलेगा, मतलब टोटल आपने क्या एस्टिमेट लगाया? 8 इयर्स का। बट पहले आपने कितना बोला था? सिर्फ 5। तो अभी आप क्या करोगे ना, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लोगे पता है? आपका बुक वैल्यू कितना? 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाई 6 साल, तो थर्ड ईयर कितना डेप्रिसिएशन लोगे? 1 लाख। पहले कैसे था? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अभी कैसा था? 2 लाख 2 लाख, उसके बाद 1 करके कर दोगे। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एस्टिमेट चेंज किया, मतलब मैनेजमेंट ने क्या, मैंने मेरा पिछला आंसर चेंज किया क्या? नहीं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आगे का ही चेंज कर रहा हूँ, पीछे का कुछ किया क्या? नहीं, क्योंकि ये एक एस्टिमेट था। एस्टिमेट ना इतना बड़ा चीज़ नहीं होता, इसके लिए वो लोग अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, अगर आप एस्टिमेट चेंज करते हो ना, आपको रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं करनी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? पिछले सालों का चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे ये 2 लाख आपने लिया था, ये 2 लाख लिया था, वह वैसे का वैसे ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव चेंजेस करना है। रेट्रो मतलब समझता है पीछे वाला, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव चेंजेस करना है। मतलब अभी से आपका कितना हो जाएगा? 1 लाख, फिर फोर्थ ईयर 1 लाख 1 लाख 1 वैसा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? प्रोस्पेक्टिव चेंजेस किया, आपने रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं किया, क्योंकि ये छोटा सा चीज़ था एस्टिमेट चेंज करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको रेट्रोस्पेक्टिव भी चेंज करना होता है और प्रोस्पेक्टिव तो करनी ही करनी है। उसका एग्जाम्पल क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी।
ठीक है। अभी अकाउंटिंग पॉलिसी में कैसे वर्क करता है वो हम लोग इन्वेंट्री वाले चैप्टर में मैं सिखाऊंगा डिटेल में कि कैसे चेंज करने का करके। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ लीफो से फीफो आना। अभी यूएस कंपनीज जो होते हैं, देखो आपको एक चीज़ समझना है, जैसा इंडिया में क्या होता है इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे यूएस में क्या होता है यूएस गैप। और यूरोपियन कंट्रीज यूके लोग इधर ये लोग क्या फॉलो करते हैं आईएफआरएस। समझ में आ रहा है? अभी है ना सीएफए एक्चुअली किस हिसाब से बना है कि आप कोई भी कंट्री में जाओ ना, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। तो आप कोई भी कंट्री में जाओ, आप आराम से समझ जाओगे अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे उन लोग स्पेसिफिकली जैसा इंड एस अपने इधर इंड एस चलता है, वैसे सीएफए ने ना यूएस गैप और आईएफआरएस पे फोकस किया है कि कौन से चीज़ों में यूके अलग है और यूएस अलग है। वो अकाउंटिंग अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट अंडरलाइंग प्रिंसिपल अक्रॉस बोर्ड मतलब हर एक कंट्री में सेम होता है, सिर्फ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या डिफरेंसेस है, कैसा है, वो चैप्टर जब हम लोग करते जाएंगे ना मैं आपको बताते जाऊंगा, वो आपको समझना है। अभी लेवल 1 में क्या होता है, जितना भी आप लॉजिकल सोचोगे ना, अकाउंटिंग में लॉजिक चाहिए ना, तो जितना भी आप लॉजिकल सोचोगे, जितना भी आप इंड एस के हिसाब से सोचोगे ना, उतना आपको आईएफआरएस सही लगेगा। आईएफआरएस ने जो दिया है ना, आपको लगेगा यही सही बोल रहा है अकाउंटिंग। यूएस गैप है ना, आपको लगेगा ये रूल बेस्ड है। जो भी लॉजिकल मतलब प्रिंसिपली आप जो बेस करके चलते हो ना, वो आईएफआरएस लगेगा लेवल 1 में। फिर क्या होता है यूएस गैप थोड़ा रूल बेस्ड लगेगा। तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, वो मैं आगे आगे आपको सिखाऊंगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव चेंज और प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम लीफो टू फीफो। अब ये लीफो अकाउंटिंग क्या होता है मालूम है क्या? इन्वेंट्री को लेके होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी ये मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, इन्वेंट्री चैप्टर है जहाँ पे बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग लीफो फीफो। यहाँ पे बस ऐसे समझो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे जो लेटेस्ट आया है वो पहले जाएगा। फीफो मतलब जो स्टार्टिंग में आया था वो पहले जाएगा। मतलब अभी नॉर्मली अपन जो सब्जी वब्जी अगर करेंगे ना, नॉर्मली फीफो पे होता है, क्योंकि वो सबसे जो पहले आया वो पहले बेचना पड़ेगा ना, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होता है यूएस कंपनीज है ना नॉर्मली लीफो फॉलो करता है, एक रीजन है उसका, वो रीजनिंग सब में इन्वेंट्री में बताऊंगा डिटेल में। यूएस कंपनीज लीफो फॉलो करता है, लेकिन यूके कंपनीज क्या फॉलो करती है? फीफो। तो अगर मुझे ये दोनों कंपनी, सपोज एक इंडस्ट्री के 2 कंपनी है, एक यूएस बेस्ड है और एक यूके बेस्ड है, तो मुझे कंपेयर तो करना पड़ेगा ना दोनों को कि कैसे ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे परफॉर्म करना है। तो क्या होता है ना प्रॉब्लम, एक लीफो कर रहा है एक फीफो कर रहा है ना, तो वो एप्पल्स टू एप्पल कंपेरिजन नहीं होता। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो फीफो को लीफो में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लीफो को फीफो में। तो नॉर्मली नॉर्म क्या है, लीफो को फीफो में कन्वर्ट किया जाता है हमेशा। उसका भी रीजनिंग है, सब कुछ है, वो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा जब हम लोग इन्वेंट्री करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लीफो को फीफो में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम लोग लीफो अकाउंटिंग को जब फीफो अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो बड़ा चेंज हो जाता है। उसके वजह से सारे इन्वेंट्री के अमाउंट चेंज हो जाते हैं, वो कन्वर्जन के वजह से। समझ में आ रहा है? तो वो कन्वर्जन के वजह से जो चेंजेस आता है ना, वो अपने को पिछले सालों का भी चेंज करना पड़ता है, आगे सालों का भी करना पड़ता है। ऐसे समझ में आया क्या? अभी कैसे करना है वो चैप्टर में देखेंगे, बट इतना क्लियर हो गया। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आया ना, तो वो बड़ा चेंज है। जैसा लीफो से फीफो आना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी चेंज करते और प्रोस्पेक्टिव भी करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट रहेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस होता है क्या? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। उसके बाद उन लोगों ने एक स्पेसिफिक लाइन आइटम दिया है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करके। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, अभी ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स होता क्या है यहाँ पे प्लीज देख लो। हाँ सब लोग, सपोज अभी एनुअल रिपोर्ट आता है 2021 का, 2021 का सपोज एनुअल रिपोर्ट आता है, ठीक है। कभी भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो 2 साल का दिया रहता है डेटा। तो लेटेस्ट 2021 का तो डेटा रहेगा ही, और 2020 का भी डेटा रहेगा। मतलब 2 साल का डेटा देते वो लोग, 2021 का डेटा एंड 2020 का डेटा। इतना समझा? यानी कि एनुअल रिपोर्ट 2021 में 2021 का तो डेटा रहेगा ही ना। फिर क्या है, नेक्स्ट ईयर एक और एनुअल रिपोर्ट आता है 2022। 2022 में कौन सा डेटा रहेगा? 2022 और 2021। अभी आइडियली ये डेटा और ये डेटा सेम होना चाहिए ना, बट ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा सेम रहता है। क्या होता है, कभी कभी ये लोग यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट जो डालते हैं उसमें ना 1-2 लाइन एंटम में ना थोड़ा सा मिस्टेक रह सकता है, मैन्युपुलेशन नहीं, या मिस्टेक। मतलब फॉर एग्जांपल फॉरेक्स को लेके, फॉरेक्स उन लोग ने डाला रहेगा 5.3 करोड़,
यहाँ पे वो आ जाएगा 5.23 करोड़, ऐसा छोटा सा रहेगा कोई डिफरेंस। समझ में आया? तो कैसे दिखेगा पता है? AR21 में 2021 का तो डेटा रहेगा ना, जब एनुअल रिपोर्ट 2022 आता है 2022 का तो डेटा रहेगा, 2021 का भी डेटा रहेगा। अगर ये डेटा और ये डेटा में थोड़ा डिफरेंस रहेगा ना, तो यहाँ पे ना ऐसे करके आएगा रीस्टेटेड, ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2021 रीस्टेटेड। तो आपको समझेगा कि इसमें और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अभी वो डिफरेंस है ना इनकम स्टेटमेंट को लेके ही हो सकता है, कैश फ्लो को लेके नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि 2021 का, जब 2021 एनुअल रिपोर्ट आया था आपका कैश फ्लो में आपको दिखाया था 200 करोड़, बट यहाँ पे आप दिखा रहे हो 180 करोड़। ये फिर फ्रॉड हो गया, क्योंकि कैश अमाउंट कैसे तुम लोग गलत डाल सकते हो? वो तो तुम्हारे अकाउंट में ना है कि नहीं, कैश एंड बैंक है ना, तुम लोग को पता है कि भाई इतना ही कैश है, उसमें गलत नहीं हो सकता। तो कैश फ्लोज हमेशा अलग नहीं, मतलब कैश फ्लो कभी भी अलग नहीं रह सकता, वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब 2021 एंड 2021 अगर रीस्टेटेड भी रहेगा, आपका कैश अमाउंट सेम रहेगा। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में, वो भी छोटा सा, उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टेटेड। तो रीस्टेटेड में भी क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स का चेंजेस करते हैं हम लोग, सब मिला के आता है, और वो करके कौन देता है? CA करके दे देते हैं। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे सीधा सीधा यहाँ पे 2021 रीस्टेटेड करके आ जाएगा। ये समझ में आया क्या सबको? किसी को कुछ डाउट है? ये सब थियरी में है, ऑब्वियसली जब हम लोग आगे देखेंगे एक्चुअल सम्स आपको और बेटर तरीके से समझेगा। उसके बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स में भी कुछ चेंजेस रहेगा ना, कैश फ्लोज को लेके नहीं रहेगा, कैश अमाउंट आपका सेम ही रहना पड़ेगा। उसमें गड़बड़ किया मतलब भाई फ्रॉड हो रहा है, वो नहीं चलेगा। उसके बाद पेज नंबर 35 पे आओ, LOS 18.F। उसमें ना एक एग्जाम्पल है, मैं आपसे ही बता देता हूँ आपको। फिनेंशियल फर्म्स है, नॉन फिनेंशियल फर्म्स करके होते हैं। फिनेंशियल फर्म कौन होता है? फिनेंशियल फर्म्स मतलब अपना बैंक्स, NBFC, फिर AMC बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो बोलते हैं, ब्रोकरेज, फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें फिनेंशियल्स में आता है। नॉन फिनेंशियल मतलब क्या? उसको हटा के जो भी इंडस्ट्री है, सीमेंट ले लो, टेक्नोलॉजी बोलो, IT सर्विस बोलो, सब कुछ, पेंट, जूते, चप्पल वप्पल, सब कुछ, ये सब कुछ किस में आता है? नॉन फिनेंशियल में। अभी जब हम लोग एक नॉन फिनेंशियल्स का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, ये जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लेते हैं ना, है कि नहीं? वो यहाँ पे आता है। लेकिन जब फिनेंशियल कंपनी है, बैंक है, बैंक के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? तो एक नॉन फिनेंशियल कंपनी के लिए वो यहाँ पे आएगा, EBIT के नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? नॉन फिनेंशियल कंपनी के लिए EBIT क्या है? अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, EBIT मतलब मेरे कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके नीचे आता है ना इंटरेस्ट। बट यही अगर मैं फिनेंशियल कंपनी रहता तो ये इंटरेस्ट मेरा कोर बिजनेस होता। समझ में आ रहा है? तो वही उन लोग ने बोला है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे तुम लोग ने कोर के नीचे लिया है तो सब जगह पे वैसे ही होगा, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। ऐसा समझ में आया क्या? अभी फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ है आपका, अभी ऐसा हो सकता है ना, एक वन टाइम ट्रांजैक्शन हुआ है आपका नॉर्मली पूरा बिजनेस इंडिया में ही चलता है, तो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो गेन्स हुआ या लॉस हुआ करेंसी की वजह से, वो आप कहाँ लोगे? नॉन कोर में ले लोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस 90% एक्सपोर्ट पे चलता है तो हर साल होने वाला है ना, तो वो नॉन कोर नहीं हुआ, तो वो कोर का ही पार्ट हो जाता है। समझा क्या एग्जाम्पल्स? तो ये लिखो, फिर मैं आगे का बताता हूँ।